Hello everyone, I am Sandeep Kumar. Welcome to my channel Social with Sandeep. Guys, आज हम अपनी 7th सीरीज़ को शुरू करेंगे एसएसटी के प्रीवियस ईयर की। ठीक है, एसएसटी के प्रीवियस ईयर की 7th सीरीज़ आज हम अपने नए लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात ये है ध्यान दोबारा दिलाने की कि जो भी आंसर्स हैं मेरे नोट्स में, ठीक है, वो सारे हैं आपके ब्लैक पेन से हैं। जो ब्लू पेन से लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें क्वेश्चंस की हैं। ब्लू पेन क्वेश्चन, ब्लैक पेन आंसर्स। ठीक है, ब्लू पेन क्वेश्चंस हैं और ब्लैक पेन आंसर्स हैं। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। पहले एक आंसर आ गया है, पिछले क्वेश्चन में जो डिस्कस किया था उसके बाद का है। ठीक है, गेहूँ, गेहूँ क्या है? गेहूँ सूखी दोमट मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा ना कि गेहूँ कौन सी मिट्टी के लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, मतलब कौन सी मिट्टी है जो गेहूँ उगाने के लिए सबसे बेहतर मानी जा सकती है। जैसे आपको मैंने बताया था किसी एक वीडियोस में कि कपास के लिए काली मिट्टी। ठीक है, कपास के लिए कैसी मिट्टी? काली मिट्टी का बेहतर उपयोग किया जा सकता है उत्पादन के लिए कपास के, है ना। तो ऐसे ही गेहूँ है, तो गेहूँ के उत्पादन के लिए, गेहूँ की अच्छी पैदावार के लिए हम कौन सी मिट्टी को ज़्यादा बेहतर मानेंगे? दोमट। ठीक है, दोमट मिट्टी जिसमें गेहूँ क्या है, अच्छी तरह से उगाई जा सकती है, उत्पादित की जा सकती है। ठीक है, तो गेहूँ के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा बेहतर है? सूखी दोमट मिट्टी। और कपास के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। कपास के लिए लिख लो ब्रैकेट में, यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट ऐसे ही कर सकते हैं जो साथ में अगर यहाँ पे एक मिट्टी का जिक्र किया तो दूसरी मिट्टी के बारे में आप लिख लो ताकि दोनों एक साथ याद आ जाए, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ गेहूँ कौन सी मिट्टी में ज़्यादा बेहतर उगती है? गेहूँ के लिए हमें सूखी दोमट मिट्टी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। गेहूँ के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा अच्छी है? गेहूँ को अच्छा उगने के लिए सूखी दोमट मिट्टी। नीचे आप एक्स्ट्रा में पॉइंट लिख लो। और कपास या कपास के बाद ब्रैकेट बना के लिख लेना, रुई को उगाने के लिए काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, मैंने अपने एक वीडियोस में बताया होगा। ठीक है, तो काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी की ज़रूरत होती है कपास या रुई को उगाने के लिए। तो आप इसमें एडिशनल एक पॉइंट ऐड कर दीजिए, जो प्रीवियस जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है वो यहाँ पे देखते वक्त लिख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? मिलेट। अब मिलेट्स क्या है? मिलेट, ठीक है, मिलेट इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी इंग्लिश को मैंने इस तरह से लिख दिया है हिंदी उसमें। ठीक है, मिलेट्स क्या होते हैं? मिलेट्स का मतलब क्या है? इसे मोटे दानेदार अनाज कहा जाता है। तो मिलेट्स क्या है? मिलेट्स एक मोटे दानेदार अनाज होते हैं जो काफ़ी, जैसे कुछ कुछ चने ऐसे होते हैं जो बहुत ही पिचके से दिखते हैं, लेकिन कुछ कुछ चने ऐसे होते हैं जो बहुत हैवी से होते हैं, है ना। कुछ दालें होती हैं जो बहुत ऐसे लगता है कि उस दाल के पौधों को या उस तरह के उसके लिए पानी या ढंग से पर्याप्त उसको जो चीज़ें नहीं मिल पाई। लेकिन कुछ दालें ऐसी होती है जो आप जैसे आप स्टोर से लेकर आते हो कुछ दालें या कुछ अनाज, तो उसमें देखोगे कि कितना डिफरेंस होता है जो आपके आसपास बेचने वाले आते हैं उनके मिलेट्स में, और जो आप स्टोर से मिलेट्स लेकर आते हैं उस मिलेट्स में आप देखोगे कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये होता है गाइस, आपके आसपास जो दालें वगैरह या मोटे जो अनाज वगैरह बेचने आते हैं लोग, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपको वो पतले पतले या बिल्कुल ऐसे थोड़ी नॉर्मल से मिलेंगे। लेकिन जो स्टोर वाले चीज़ें लेकर आते हो जो पैक्ड होती है स्टोर में, वो एक अलग ही तरीके के मिलेट्स होते हैं, है ना, यानी कि वो अच्छी क्वालिटीज़ के होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मिलेट्स का मतलब होता है, मिलेट्स मतलब होता है मोटे दानेदार अनाज। मिलेट मतलब मोटे दानेदार अनाज। ठीक है, जो अनाज होते हैं जिसमें जो मोटे दानेदार वाले होते हैं वो मिलेट कहलाते हैं। इसका एक पॉइंट स्टार बना रखा है। इसका पहला पॉइंट और क्या है देख लेते हैं कि मिलेट
कम उपजाऊ और बालुई मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। तो देखो, सूखी मिट्टी दोमट वाली कौन सी थी? गेहूँ के लिए। गेहूँ के लिए कौन सी मिट्टी थी? दोमट मिट्टी। कि गेहूं को हम सूखी दोमट मिट्टी में उगा सकते हैं। और उसी तरह से कपास को हम कौन सी मिट्टी में उगाएंगे? काली मिट्टी या फिर रेगुर मिट्टी में। लेकिन जो मिलेट्स है यानी मोटे दानेदार वाले जो अनाज वगैरह होते हैं, उन अनाज को हम जो कम उपजाऊ मिट्टी है उसमें भी उगा सकते हैं। ठीक है, मिलेट्स को क्या है? कम उपजाऊ मिट्टी में उगाया जा सकता है। और जो बलुई मिट्टी होती हैं, जैसे आप देखते हो आपके आसपास जब कोई खुदाई वगैरह होती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बलुई मिट्टी आ जाती हैं, है ना। या फिर जो लहरें वगैरह चलती हैं और उसमें जो समुद्र के साथ जो लहरें या पानी वगैरह बहाते हुए बाहर की ओर आता है, तो वो वापस जब जाता है तो वहाँ पे कुछ कुछ बालू जैसी मिट्टी छोड़ जाता है ना। तो बोला है कि मिलेट्स क्या है? मिलेट्स को कम उपजाऊ मिट्टी भी होगी तो भी मोटे दानेदार अच्छे तरीके से उग सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये बहुत बेहतर है उगाने के लिए। यानी इसके लिए हमें ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नॉर्मल मिट्टी भी है, कम उपजाऊ है, तो भी हम मिलेट्स यानी कि अनाज को उगा सकते हैं जो मोटे दानेदार वाले हैं वो। दूसरा क्या है? बलुई मिट्टी भी इसके लिए अच्छी मानी जा सकती है। ठीक है, मिलेट्स में क्या क्या आता है ऑप्शन में देख लेते हैं। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा और रागी इसके सबसे बेहतर उदाहरण है। तो मोटे दानेदार में सबसे बेहतर उदाहरण क्या है? ज्वार, बाजरा और रागी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी फसल कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी में उगाई जा सकती है? अभी तो पढ़ा हमने कि जिसको ज़्यादा उपजाऊ की मिट्टी की जरूरत नहीं है वो कौन सा अनाज है, वो कौन सी फसल है? वो है मिलेट्स। क्या है? मिलेट। मिलेट मतलब क्या होता है पता है ना? मिलेट का मतलब होता है जो मोटे दानेदार अनाज होते हैं उनको हम मिलेट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, मिलेट्स। और इसके लिए हमें कम उपजाऊ और बलुई मिट्टी की ज़रूरत होती है, यानी कि इसको ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटे अनाज किन्हें कहा जाता है? मोटे अनाज कौन कौन से? अभी उदाहरण हमने बताया था, जैसे बाजरा है, बाजरे के साथ साथ ज्वार है और रागी, ये सारे मोटे अनाज है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मिलेट मोटे अनाज किससे मिलकर बना है? अब मोटे अनाज भी जाहिर सी बात है वही सारे आएंगे। मोटे अनाज जो मोटे दानेदार वाले अनाज है वो यही हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, जो अक्सर मोटे दानेदार वाले होते हैं। ठीक है, मेज़, MEIZE, मेज़, या फिर स्लैश में लिख लो कॉर्न यानी कि मक्का। ठीक है, मक्का को आपने मोस्टली कॉर्न लिखा हुआ पाया है, कॉर्न बोलते हो आप भी। ठीक है, और कॉर्न समझते भी हो। ठीक है, कॉर्न, CORN, कॉर्न यानी कि मक्का। लेकिन इसको एक और वर्ड बोलते हैं मेज़, बुक्स में लिखे होते हैं, इंग्लिश की बुक्स में पढ़ोगे तो लिखा होता है MEIZE। ठीक है, मेज़। तो मेज़ बोलो या कॉर्न बोलो यानी कि मक्का। मक्का क्या है? बोला है कि गेहूं की तरह। गेहूं की तरह मतलब गेहूं कौन सी मिट्टी में उगती है? ये आपको मैंने बताया। फिर गेहूं के लिए तापमान कैसा चाहिए? मध्यम तापमान। चावल के लिए ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, और इस समय गांव में आप देखोगे ये अभी अगस्त सितंबर आते आते जो चावल की खेती शुरू हो चुकी होगी, लोग करना शुरू कर देते, क्योंकि इस समय में मई जून आते आते लोग क्या करते हैं, तैयार करना शुरू कर देते हैं अपनी सारी चीज़ों को चावल के लिए, क्योंकि इस समय बहुत गर्मी पड़ती है और चावल को अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। लेकिन गेहूं को उसका उल्टा होता है। मैंने बताया है अपनी लास्ट वीडियोज़ में, 6th सीरीज़ में। ठीक है, 6th वाली जो वीडियोज़ है, 6th वीडियो सीरीज़, उसमें बताया हुआ है कि गेहूं और चावल का ऑपोजिशन एक तरह से है। मतलब गेहूं को जहां कम तापमान चाहिए वहीं पे चावल को अधिक तापमान चाहिए। लेकिन जब गेहूं की कटाई होती है तो तापमान ज़्यादा चाहिए होता है, ये भी बताया मैंने। गेहूं को उगाते वक्त तो तापमान मध्यम होना चाहिए, लेकिन जब कटाई होती है यानी कि मार्च अप्रैल में आते आते जब गेहूं कटने लगते हैं तब तापमान अच्छा होना चाहिए, ताकि उसकी पकवार जो है ना वो पक सके अच्छे से। तापमान होगा तभी तो गेहूं पकेगा ना। तो मार्च अप्रैल में तापमान अच्छा होता है, धूप का मौसम, तो उसमें गेहूं की कटाई बेहतर मानते हैं वो लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं मेज़ यानी मक्के के बारे में क्या है, कि मक्का भी क्या है, गेहूं की तरह मध्यम तापमान व मध्यम वर्षा और बहुत धूप की आवश्यकता होती है। तो मक्के को भी क्या है, गेहूं की तरह। तो मक्का और गेहूं भाई भाई मान लिया।
कि मक्का और गेहूँ क्या है, दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे गेहूँ मध्यम तापमान में और मध्यम वर्षा में ही उग सकते हैं अच्छे, वैसे ही मक्के को भी ज़्यादा तापमान की ज़रूरत नहीं होती है, ना ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। नॉर्मली तापमान होगा तो भी ढंग से उगता है, और हल्की फुल्की फुहार वाली बारिश भी होती है तो भी उग जाता है मक्का। ठीक है, यानी इसको नॉर्मली पानी से आप उगा दोगे तो भी उगता रहेगा ये। ठीक है, तो मक्का और गेहूँ एक से मध्यम तापमान में या मध्यम वर्षा में ही उगते हैं, यानी इनको ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इनको तापमान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चावल में क्या है, चावल में आपने देखा है ना, बहुत से लोग जो इस वीडियोस को देखेंगे तो उनमें से कई ऐसे होंगे जो खुद भी खेती करते होंगे या खेती करते हुए देखते होंगे गाँव में अपने। ठीक है, तो चावल को उगाने के लिए हमें ज़्यादा तापमान, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन गेहूँ और मक्का को उगाने के लिए हमें ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसका एक एडिशनल पॉइंट क्या है, अपवाहित मिट्टी की ज़रूरत होती है, यानी कि वेल ड्रेन्ड फर्टिल सॉइल। अपवाहित मतलब जो ड्रेन्ड हो रखी है, मतलब कहीं से बह कर आ गई है ऐसी, है ना। ड्रेन्ड मतलब जैसे आपने देखा ना, आप वॉशिंग मशीन वगैरह भी आप घर में यूज़ करते हो तो ड्रेन्ड एक ऑप्शन आता है, यानी कि बहाव का, जो बह जाता है सारा बाहर। तो ऐसे करके ठीक है कनेक्ट कर सकते हो। अगर इंग्लिश में समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वाली चीज़ को इसमें देख लो, या तो हिंदी में कि अपवाहित मिट्टी की ज़रूरत होती है, यानी कि वेल ड्रेन्ड फर्टिल सॉइल। ड्रेन्ड तो है लेकिन फर्टिल सॉइल। तो मक्के को उगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, गेहूँ को मिलेट्स को उगाने के लिए हमें कम उपजाऊ की ज़रूरत पड़ती है, कम उपजाऊ मिट्टी तो भी मिलेट्स सूख जाएंगे, लेकिन गेहूँ और मक्का के लिए थोड़ी उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब आती है कपास की बारी। तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी बता दिया है मैंने, काली मिट्टी, या फिर आप उसको बोल सकते हो रेगुर मिट्टी। ठीक है, किसी एक वीडियोज़ में इसका जिक्र किया हुआ, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। कपास के बारे में देख लेते हैं। कपास उच्च तापमान किंतु हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास की उगाने के लिए कपास क्या है, थोड़ा सा चावल वाले की तरह है। जैसे चावल को उगाने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत होती है, वैसे ही कपास को उगाने के लिए अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चावल उगाने की जो प्रक्रिया है उससे थोड़ी सी यहाँ पे कमी आ जाती है। क्या है, हल्की बारिश। ठीक है, चावल में जो है वो ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़्यादा पानी में उगता है धान। लेकिन कपास क्या है, कपास में तापमान अधिक चाहिए लेकिन बारिश हल्की होगी तो भी कपास उग जाएगा। क्योंकि ज़्यादा बारिश होगी तो कपास जब उग के वो रुई वाला जो फूल और ऐसे वो फटता है, जब जिसमें से रुई दिखती है तो सारा ख़राब हो जाएगी। इसीलिए इसको तापमान तो बेहतर चाहिए अच्छा, लेकिन वर्षा हल्की चाहिए कपास को उगने के लिए, नहीं तो सारी कपास भीग जाएगी और ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो तापमान अच्छा होगा तो कपास जो है अच्छे से उगेगी। वो रुई देखते हो ना, ऐसे फटता है, वो फूल जैसा होता है और उसमें से रुई दिखती है वाइट। तो तापमान अच्छा चाहिए तभी जाके वो अच्छा उगेगा, लेकिन बारिश हल्की हो ताकि वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो कपास के लिए क्या है, तापमान अच्छा और बारिश हल्की। कपास के लिए क्या है, तापमान तो अधिक चाहिए लेकिन बारिश कम चाहिए होती है कपास में। इसका एक पॉइंट देख लेते हैं। ठंड से मुक्त दिनों में, यानी कि 210 ठंडे तथा तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। तो अभी तो देख लिया, तापमान उच्च चाहिए, उच्च तापमान यानी कि तेज़ धूप की ज़रूरत है। और ठंड से मुक्त दिनों का यानी कि जो भी ठंडी के बाद वाले जो दिन होंगे, ठीक है, यानी कि जिसमें तापमान अच्छा हो। बेसिकली ये बताना चाहता है कि ठंड से मुक्त दिन यानी कि ठंड से मुक्त यानी कि जो जिसमें ठंडी का मौसम सा ना हो, थोड़ा सा मौसम ठीक हो, तापमान बना हो। यानी कि यहाँ पे लिखा तेज़ धूप की आवश्यकता होती है कपास को उगाने के लिए। अगर कपास उगाना है तो आपको तेज़ धूप की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बारिश हल्की वाली। ठीक है, आगे देखते हैं इसका एक पॉइंट। काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पर उगाई जाती है। ठीक है, तो कपास की खेती काली मिट्टी पर होती है, ये तो आपको मैंने बार बार बताया है अभी बीच में। और काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, ये ध्यान रखना है। लेकिन अलग से एक और मिट्टी है कि काली मिट्टी में उगाया जाता है, और काली मिट्टी के साथ साथ जलोढ़ मिट्टी में भी। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जो ये कहते हैं ना, एक से दूसरे स्थान पर आ जाती है बह करके, ऐसे करके कुछ।
ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी वो वाली होती है। तो काली मिट्टी में तो उगाया जाता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। तो आप यहाँ पे काली मिट्टी ना लिख करके रेगुर मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी भी लिख सकते हैं। पेपर में ऑप्शन में अगर काली मिट्टी की जगह रेगुर मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी दोनों लिखा हुआ है तो भी आप ऑप्शन टिक करेंगे कि हाँ, कपास रेगुर मिट्टी में भी उगता है और जलोढ़ मिट्टी में भी उगता है। लेकिन अगर काली मिट्टी आता है तो काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी ये भी दोनों सही है ऑप्शन है कपास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जूट के बारे में। जूट यानी कि पटसन। ठीक है, जूट को क्या बोला है? पटसन। ठीक है, अब जूट के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जूट यानी कि पटसन क्या है? तो लिखा है पटसन। पटसन यानी कि यह चावल की तरह अधिक मात्रा में आवश्यकता वाली फसल है। तो जूट यानी कि जो पटसन है इसको भी उगाने के लिए किसके तरह तापमान चाहिए? जो चावल है। ठीक है, चावल बहुत नखरेबाज है, यानी कि उसको तापमान भी बराबर चाहिए, पानी भी बराबर मात्रा में चाहिए, तभी वो ज़्यादा अच्छा उगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पटसन जो चावल का भाई है और मक्का जो गेहूं का भाई है, क्योंकि मक्का और गेहूं को एक जैसा तापमान चाहिए, है ना। मक्का जब उगाओगे तो गेहूं भी वैसे उग सकता है, लेकिन जब चावल उगाओगे तो उसकी तरह पटसन भी उगेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो पटसन के बारे में देख लेते हैं। पटसन जिसको हमने बोला है सुनहरा रेशे या रेशा, सुनहरा रेशा किसे बोला गया? पटसन को, यानी कि गोल्डन फाइबर इंग्लिश में हम कहते हैं। सुनहरा मतलब गोल्डन और रेशा मतलब फाइबर। ठीक है, तो सुनहरा रेशा किसे कहा गया? पटसन को, यानी कि जूट को। ठीक है, जूट के थैले वगैरह देखें, बर्तन कह रहा था, बर्तन नहीं, जूट के थैले वगैरह होते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। पहले कई जगह मार्केट में आपने देखा होगा, इवन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके घर में आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और वो बहुत मजबूत होते हैं गाइस। ठीक है, बहुत मजबूत होते हैं। तो जूट यानी कि जूट को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोला है? पटसन। ठीक है, जूट यानी कि पटसन। तो इसको जूट को हम बोलते हैं कि ये एक प्रकार का सुनहरा रेशा है, गोल्डन फाइबर, यानी कि थोड़ी सोने जैसा प्रतीत होता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा इस तरह के जो रेशे होते हैं, इस तरह के जो पौधे होते हैं इसके, वो आप जब देखोगे तो एक प्रकार से ऐसा लगेगा सोने के रंग जैसा, है ना। तो इसीलिए इसको बोला है गोल्डन फाइबर, सुनहरे रेशे कहा है जूट यानी पटसन को। इसका एक पहला पॉइंट एडिशनल क्या है? कपास की तरह यह भी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह उगता है। चावल की तरह तो मात्रा में चाहिए कि अधिक मात्रा का तापमान चाहिए पटसन यानी जूट उगाने के लिए, और अधिक मात्रा में पानी भी चाहिए इसको, तभी ज़्यादा अच्छा उगेगा। लेकिन मिट्टी की मात्रा में, मिट्टी के लिए इसको किसकी तरह मिट्टी चाहिए? कपास की तरह, जो काली मिट्टी में या फिर जलोढ़ मिट्टी में उगती है जैसे कपास, वैसे ही आपका जूट यानी कि पटसन भी कपास की तरह ही जलोढ़ मिट्टी में उग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जूट यानी पटसन के लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा और ह्यूमिडिटीज़, जैसे आप बोलते हैं ना आर्द्रता। ठीक है, आर्द्र या आर्द्रता, ह्यूमिड मौसम जैसे बोलते हो ना, जलवायु की आवश्यकता होती है। तो अभी हमने देखा ऊपर डायरेक्टली बताया ना कि चावल की तरह, तो चावल को जैसे अधिक तापमान अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है, वैसे ही जूट को उगाने के लिए, जूट यानी कि पटसन को उगाने के लिए अधिक तापमान अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है और आर्द्रता जैसा मौसम होना चाहिए, थोड़ा सा नमी टाइप, थोड़ा सा वैसा मौसम। ठीक है, तो इस तरह की जलवायु में पटसन को उगाया जा सकता है, जूट को उगाया जा सकता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बढ़ता है। ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादातर पटसन की खेती आपको देखने को मिलेगी। अब आते हैं, बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं कॉफ़ी की। ठीक है, अब कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी के बारे में देख लेते हैं। कॉफ़ी क्या है? गेहूं की तरह दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो यानी कि एक थोड़ी कॉफ़ी क्या है? गेहूं का भाई निकला। जैसे गेहूं को हम दोमट मिट्टी में उगाया जा सकता है ना। अभी इससे पहले जो पेजेस मैंने शो किए थे उसमें स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था ना, गेहूं को दोमट मिट्टी, सूखी दोमट मिट्टी, ऐसे बताया था ना मैंने। सूखी दोमट मिट्टी में गेहूं उग सकता है, तो गेहूं की तरह कॉफ़ी है। कॉफ़ी को भी आप सूखी दोमट मिट्टी में उगा सकते हो। कॉफ़ी को भी गेहूं की तरह ही सेम मिट्टी में उगना अच्छा लगता है। ठीक है,
तो गेहूँ और कॉफ़ी भी यहाँ पे दोस्त हो गए। गेहूँ और कॉफ़ी क्या हो गए? दोस्त हो गए। इसका एक पॉइंट एडिशनल क्या है? गर्म और आर्द्र जलवायु व सुअपवाहित की आवश्यकता होती है। यानी कि कॉफ़ी जो आप पीते हो बड़े मज़े से, उसके लिए कैसी जलवायु की ज़रूरत होती है? कॉफ़ी गरम गरम पीना अच्छी लगती है तो गर्म जलवायु में उगता है। आर्द्र मौसम में होता है, आर्द्र मौसम में उगता है। और सुअपवाहित यानी कि अभी पीछे हमने बताया था, सुअपवाहित यानी कि वेल ड्रेन्ड रेन जो होता है उसमें उगती है, वेल ड्रेन्ड रेन में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरह से, जैसे मक्का का उगता है ना सुअपवाहित में, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो इस तरह से गाइस आपको लिखना चाहिए। जो वीडियोज़ आप पिछले में देख रहे हो मेरी, तो अगर आगे में किसी पॉइंट में कनेक्ट करना तो इस तरह से लिख लिया, जैसे कि मैंने लिखा है उदाहरण में, जैसे मक्का, कि मक्के में भी सुअपवाहित की ज़रूरत होती है जल की, तो वैसे ही यहाँ पे जैसे लिख दिया मैंने, जैसे मक्का, मक्के में भी ज़रूरत होती है और कॉफ़ी में भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी खोज काल्दी नामक एक अरब बकरी चराने वाले ने की थी। कॉफ़ी की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज एक काल्दी नामक अरेबियन मतलब व्यक्ति कह लो, ठीक है, अरब के एक व्यक्ति ने की थी जो बकरी चराने वाला था, उसने की थी। ठीक है, कॉफ़ी की खोज। चाय की बात अब देखते हैं। कॉफ़ी तो हमने पी लिया, अब चाय की बारी है। चाय क्या है? इसे ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है। ठंडी जलवायु, चाय की खेती आपने जैसे देखा होगा ना, असम, आपने कई बार सुना है असम में चाय की खेती का बहुत अच्छा खासा बागान होता है ना, असम में। तो असम हिली एरिया साइड पे, ऊपरी पहाड़ी एरिया साइड पे, तो जाहिर सी बात है पहाड़ी एरियाज़ पे जैसे आप देखते हो ना, उत्तराखंड वगैरह जाते हो, सारी जगह मौसम ठंडा ही होता है, जो हिली एरियाज़ होते हैं ना। तो इस तरह के एरियाज़ पे मौसम जाहिर सी बात है ठंडा होता है, तो ठंडी जलवायु होगी, है ना। तो चाय जो असम वगैरह में होता है, ठीक है, तो इसे ठंडी जलवायु की आवश्यकता या ज़रूरत होती है। चाय को उगाने के लिए कैसी जलवायु चाहिए? ठंडी। असम में कहते हैं ना, असम में चाय का बागान है, तो असम नीचे भारत में तो नहीं है, असम सबसे ऊपर है, उधर साइड में दिखोगे आप, असम ऐसे सबसे ऊपर में दिखेगा यहाँ। तो वहाँ पे जो है, एक तो सबसे ऊंचली एरिया साइड पे, और वहाँ पे ऐसे हिलीज़ एरियाज़ टाइप हैं असम, तो जहाँ पे खेती आपने कई बार गाइस देखा होगा। आप तो इतने छोटे भी नहीं हो कि आपने पहाड़ इस तरह के नहीं देखे होंगे, या किसी न किसी मूवीज़ में या किसी न किसी तरीके से आपने असम के खेती, असम में जो चाय के बागान है उसके पिक्चर या मूवीज़ में कहीं कुछ ना कुछ देखे नहीं होंगे, आपने ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जितने भी पहाड़ी या हिलीज़ एरियाज होते हैं वो ज़्यादातर ठंडे वाले ही इलाके से होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं ना, इसलिए वहाँ पे ठंडापन बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो चाय की खेती होती है वो असम में होती है, और असम ठंडा इलाका है, ठंडी जलवायु वहाँ पे मिलती है। तो इसके लिए हमें कैसी जलवायु की ज़रूरत है? चाय के लिए, चाय के लिए हमें ठंडी जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिक श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तो गाइस ये बिल्कुल सही बात है। एक तो ऐसे सीढ़ीनुमा दार उस पर देखोगे कि चाय का जो बागान होता है वो सीढ़ीनुमा तरीके से, या एक स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे बोलते हैं ना, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे, ताकि जो पानी है जब जैसे बारिश वगैरह होती है तो वो सीढ़ीनुमा तरीके से उतरे और मिट्टी कटे नहीं या उनकी खेती ख़राब ना हो। तो इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप वाली खेती बनाते हैं। ठीक है, और इसमें अधिक श्रमिक की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सही बात है गाइस। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसकी? मज़दूरों की, क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा होता है। तो उस बड़े एरिया के लिए हमें बड़े रूप में अधिक तरीके से श्रमिकों की ज़रूरत होती है, मज़दूरों की। ठीक है, अब पेय फसल कौन कौन सी है जिनको हम पी सकते हैं? ठीक है, पेय फसल, प्लांटेशन, बागानी फसल। ठीक है, ठीक है, तो पेय फसल को, जिसको हमने बोला प्लांटेशन, जिनका होता है पेय फसल, यानी कि जिनका प्लांटेशन होता है, बागानी की जाती है गाइस, ये ध्यान रखना है। जो पेय फसल होती हैं जिनको हम पीते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, है ना, और एक दो ऐसे भी फसल हैं जिनका प्लांटेशंस होता है, यानी कि बागानी की जाती है इनका कोई खेती वगैरह आप बोलोगे ना कि एग्रीकल्चरली वैसे कुछ उगाते हैं इसको, नहीं, इसका हमेशा ध्यान रखना, बागानी शब्द आएगा इनके लिए। जो पेय फसल होती है उनके लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल करना है आपको? बागानी।
इनका बड़ी मात्रा में बाग लगाया जाता है एक तरह से, ये ध्यान रखना है। जो पेय फसल होती है 10th की बुक्स में सोशल में मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा था, बता रहा था, तो उसमें भी ये एक चीज़ें थी लिखी हुई, ठीक है। उसमें भी ये चीज़ें थी जियोग्राफी में कि जो पेय फसल्स होती हैं पीने वाली, उन सारे को हम, जैसे आप बोलते हैं ना बेवरेज, पीने योग्य जो चीज़ें होती हैं, जब आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आपको बेवरेज लिखा मिलेगा, यानी कि जो ड्रिंकेबल है, जो पीने लायक, जैसे कॉफ़ी, चाय, है ना, ये 2 ऑप्शन हैं। उसके बाद जैसे आप बाकी जो ऑप्शंस होते हैं वो मंगाते हैं, मोजितो वगैरह भी होता है ना, तो मतलब ऑप्शंस हैं, वैराइटीज़ ऑफ आपको मिलती हैं, तो वो आपके एक बेवरेज का ऑप्शंस आता है जिसमें सारे पीने वाले जो भी चीज़ होंगी वो ऑप्शंस में होंगी, ठीक है, अल्कोहल को छोड़ के। तो आगे देख लेते हैं। तो पेय फसल के लिए हम कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? बागानी फसल, ठीक है। अब बागानी फसल या पेय फसल कौन कौन सी, जैसे टी, कॉफ़ी और रबर। उदाहरण के लिए क्या बताया, चाय, कॉफ़ी या रबर की खेती नहीं करते, इनका बागान होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चाय, कॉफ़ी और रबर का बागान होता है जो कि पेय फसल भी हैं। नोट लिखा है, यानी कि कुछ ज़रूरी बात होगी यहाँ पे, देखते हैं। चाय और कॉफ़ी दोनों को ही पहाड़ी, ढलान और शुष्क दोमट मिट्टी में उगाया जाता है, ठीक है। तो नोट में क्या बताया मैंने कि चाय और कॉफ़ी दोनों जो हैं पीने वाले पदार्थ, इन दोनों के लिए पहाड़ी पर ढलान और शुष्क दोमट मिट्टी, शुष्क यानी कि सूखी दोमट मिट्टी, जैसे आपको मैंने बताया था गेहूं में इस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल होता है, वैसे चाय और कॉफ़ी में भी शुष्क दोमट या सूखी दोमट मिट्टी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है। दोमट मिट्टी को हम लोमी मिट्टी भी कहते हैं, लोमी LOAMY लोमी सॉइल, ठीक है। दोमट मिट्टी को हम बोलते हैं लोमी सॉइल, ठीक है गाइज। एक थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। उर्वर नदी, उर्वर मतलब जो उपजाऊ टाइप सी नदी है, ठीक है, जहाँ पे उगती हैं सारी चीज़ें अच्छी। तो उर्वर नदी जो तटवर्तीय की जलोढ़ मिट्टी डैश के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो जो उर्वर नदी होती हैं, जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी किसके उत्पादन के लिए, डैश, जलोढ़ मिट्टी डैश के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी डैश मतलब किसके लिए जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है? तो आंसर है चावल के लिए। जलोढ़ मिट्टी किसके लिए अच्छी है? चावल के लिए, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, ओके, बाय।